नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम फिर लेकर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे कोई शहर हो, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे कैसे पश्चिम बंगाल के फौल्ता में हो रही है रिपोलिंग, कैसे अभिषेक के पुष्पा की निकल गई हेकड़ी, और पंजाब से राजस्थान तक कैसे पेट्रोल डीजल पर मचा है हड़कंप। आखिर तेल किल्लत की क्या है असली वजह? नीट पेपर लीक के बदले कैसे लातूर में कोचिंग हब चलाने वाले मोटे गांवकर को मिले थे ब्लैंक चेक? मुंबई में रेलवे की जमीन पर कब्जा किए बैठे रोहिंग्याओं को जब हटाया गया तो कैसे रीलबाजों ने लोगों को भड़काया? पहलगाम हमले की जांच में अब क्या नया खुलासा हुआ? क्या बच सकती थी 26 टूरिस्ट की जान? बताएंगे आपको। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां फलता में आज फिर से वोट डाले जा रहे हैं। अभी तक 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभिषेक बैनर्जी का पुष्पा अभी तक नजर नहीं आया। अभिषेक के पुष्पा यानी टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने प्रचार के आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया था। वो इसी इलाके का वोटर है, लेकिन अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचा है। भले ही जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन तकनीकी तौर पर वो टीएमसी के उम्मीदवार बने हुए हैं, क्योंकि उसने नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ली है और इसीलिए उसे टीएमसी का कैंडिडेट माना जाएगा। आज फौल्ता के सभी 285 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं और लोगों का उत्साह उसी तरह से नजर आया है जैसा 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान देखने को मिला था। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी हुई है। शुरुआती 4 घंटे में फौल्ता में करीब 35% तक वोटिंग हो चुकी है। फौल्ता की फाइनल जंग जारी है, लेकिन खुद को पुष्पा बताने वाले टीएमसी के जहांगीर खान ने सरेंडर कर दिया है। जहांगीर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया। बंगाल में मिली हार और शुभेंदु सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद टीएमसी का कोई नेता प्रचार में नहीं पहुंचा। ममता और अभिषेक बैनर्जी अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। पुलिस के खौफ से खुद जहांगीर खान के दफ्तर पर ताला लग गया है। इसके बाद जहांगीर के पास नाम वापस लेने के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचा था। तो जहांगीर खान ने अपना नाम जरूर वापस ले लिया, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नाम वापस लिया, इसलिए औपचारिक तौर पर टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर नाम जहांगीर खान का है। लेकिन जब खुद ही उम्मीदवार ये अपील करे कि वो चुनाव में नहीं है, तो वोटर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। और हैरानी की बात यह है कि चुनावों से पहले वो जहांगीर खान जिसके तेवर बड़े कड़े थे, वो जहांगीर खान अब छिपता फिर रहा है और वोटिंग वाले दिन भी नजर नहीं आ रहा है। और फौल्ता में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन तब चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली, जिसके बाद 2 मई को चुनाव रद्द किया गया। आज सुबह 7 बजे से फौल्ता विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच 285 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस सीट पर 2,35,000 से ज्यादा मतदाता हैं और कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री के 8 जवान तैनात किए गए हैं। पिछली बार हर बूथ पर 4 जवान थे। आज चुनाव आयोग ने 30 क्विक रिस्पांस टीमें बनाई हैं, ताकि जैसे ही शिकायत मिले तो उस पर एक्शन लिया जा सके। और हमारे साथ संवाददाता ओंकार सरकार जुड़ गए हैं सीधा फौल्ता से। ओंकार, अभी तक जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है? लहर किस तरफ है? और दूसरी चीज है कि आखिरकार जहांगीर खान का कुछ अता पता लगा? देखिए, अभी सुबह 11 बज रहे हैं और सुबह 11 बजे तक वोटिंग की जो परसेंटेज हमारे पास पहुंच रहा है वो 35% के आसपास है। यानी कि वोटिंग बम्पर तरीके से चल रहा है। और इस वक्त हम लोग उसी बूथ पर है जहां पर आमतौर पे जहांगीर खान वोट डालते थे। यही वो बूथ है जहां पर जहांगीर खान अपने वोट डालते थे, लेकिन आज सुबह से उनके घर पे ताला लगा हुआ है और वो वोट डालने भी नहीं आए हैं अभी तक। और धीरे धीरे जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर कतार तो लगी हुई है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। उनसे पहले बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? दौलत लश्कर। अच्छा, क्या हालत बना हुआ है अभी? ये तो ভোট ভালোই হচ্ছে। अच्छा, कोई डर नहीं है ना मन में? ना 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 नहीं नहीं। पहले का डराया जाता था आप लोग? ना ना। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? আদিত্য মল্লিক। আচ্ছা, কি অবস্থা এখন? ভালো। আগে কি ভয় পেতেন ভোট দিতে? না। আচ্ছা, এখন কি অবস্থা? ঠিক আছে, ভালো। ভোট দিচ্ছেন, তাই তো? কি নাম দাদা আপনার? সোমনাথ পাল। কি অবস্থা এখন? সবে জাস্ট এলাম ভোটটা দিতে, এখনো মতো তো লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন ঠিকঠাক মতো ভোট দিতে পারলে ঠিক আছে। लगता है पहले क्या ऐसे शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव होता था? ठीक है, वो बैलेंस करके चलता था हम। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है,
डर की वजह से बैलेंस करना पड़ता था क्या? नहीं, डर नहीं है, डर के नहीं है, ऐसा चलता है। तो अभी तो ये पुष्पा अपने नाम वापस ले लिया है। वो क्या वापस ले लिया का नहीं लिया, वो उसका खुद का मामला है, तो उसमें हमारा कोई राय नहीं है। मैं वोट दान के लिए आया हूँ, अभी जस्ट लाइन में लगा हूँ। हाँ सही है, सही है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था सही है और ये जो बूथ है, ये बूथ पर ही जहांगीर खान अपना मतदान करते हैं। हालांकि आज वो घर पे नहीं है, उनका घर पे ताला लगा हुआ है और वो मतदान केंद्र तक भी नहीं पहुंचा है। जैसे कि आमतौर पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला है, जब से वो अपना नाम विड्रॉ किए ओंकार, जिस डायमंड हार्बर मॉडल के कसीदे पढ़े जाते थे, जिस डायमंड हार्बर मॉडल को लेकर अभिषेक बैनर्जी ये कहा करते थे कि 10 जन्म भी ले लें लेकिन इस मॉडल को क्रैक नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, अब उसी मॉडल में पड़ने वाली ये सीट, यहाँ टीएमसी इतनी निष्क्रिय नजर क्यों आ रही है? टीएमसी के नेता कहाँ हैं? जहांगीर खान कहाँ हैं? अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी क्यों एक्टिव नजर नहीं आए? जी देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। और जैसे कि देखा गया है कि जब से तृणमूल कांग्रेस का हार हुआ है तब से इस जगह पे रीपोलिंग था, लेकिन रीपोलिंग के लिए कोई भी चुनाव प्रचार या फिर कोई नेता का पहुंचना ऐसे कभी देखा नहीं गया। और तो इसी वजह से जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है, ऐसे ही जहांगीर खान का जो करीबी है उनका कहना है। हालांकि वो जो अपना नाम वापस लिया है पार्टी के तरफ से, यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तो ये कहा जा रहा है कि वो उसका निजी मामला है, निजी मामला के वजह से वो अपना नाम वापस लिया है। हालांकि औपचारिक तौर पे उनका नाम ईवीएम बटन में रहेगा, लेकिन इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि वो नाम तो है लेकिन उन पर कौन वोट डालेगा, यही अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अपना नाम खुद से वापस ले लिया है और खुद भी जो उम्मीदवार है टीएमसी का, वो खुद भी नहीं पहुंचा है अपना बूथ पे। यही उनका बूथ है, इसी पे वो वोट डालते थे, लेकिन आज सुबह से जैसे कि देखा गया इसी के पास में ही उनका घर है, घर पे भी वो नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है और वो मतदान करने के लिए अभी तक जो बूथ है बूथ पे भी नहीं पहुंचा है। तो जैसा कि ओंकार बता रहे हैं कि जहांगीर खान का कुछ आता पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ना ही कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए पहुंचा, ना अभिषेक बैनर्जी नजर आए, ना ही ममता बनर्जी, ना ही कोई भी यहां पर कोई बड़ा नेता पहुंचा नहीं, जो अपने आप में साफ कर देता कि इस वक्त टीएमसी या इस पार्टी के किस तरह की मानसिकता हुई होगी या इस हार ने कितना उनको अंदर से झकझोर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखें। और अब खबर पेट्रोल और डीजल को लेकर मचे पैनिक की। राजस्थान से लेकर पंजाब तक पेट्रोल पंप पर पैनिक की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंप ड्राई पड़ गए हैं। हालात ऐसे हैं कि पंजाब में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य के मुख्य सचिव को खत लिखा है। हालांकि तेल कंपनियों का कहना है कि राज्य में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है। राजस्थान में भी कल कई जगह पेट्रोल पंप ड्राई पड़ने की खबर आई है, लेकिन आज सुबह जयपुर में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप खुले हैं और कहीं कोई लंबी लाइन नजर नहीं आ रही है। जयपुर में पहले तमाम पेट्रोल पंप पर शिकायतें थीं। कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए थे जहां पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था और कुछ जगहों पर लंबी लंबी कतारें थी। हालांकि 24 घंटे बाद स्थिति अब बदली हुई दिख रही है। इस वक्त मैं टोंक रोड के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लंबी कतारें भी नहीं दिख रही हैं और अब लोगों का कहना है कि जो सेवा बाधित हुई थी वो फिलहाल पूरी तरीके से सुचारू की गई है। ये सुपरवाइजर हैं इस पेट्रोल जो पंप है उसके, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी, पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही थी कि आपके यहाँ भी? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है। अब अचानक से लोग बढ़े क्या पेट्रोल डीजल लेने के लिए? सेल में इम्प्रूव हुआ थोड़ा। कितना इम्प्रूव हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है। लोग क्यों अचानक से इतनी भीड़ से आ रहे हैं पेट्रोल डीजल लेने? कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल डीजल नहीं है। जैसे ड्राई हो जाता है तो वो ग्राहक आगे पेट्रोल लेगा ही लेगा। ये अब खुल गए हैं क्या? करीब करीब सभी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले नॉर्मल दिनों में जो आपकी बिक्री होती थी पेट्रोल डीजल की और अब में कितना % चेंज हुआ है? प्लस हुआ है, 5% मान लो। वजह क्या मानते हैं आप? वजह तो अब क्या बताएं, देखो जनता के मन में भ्रम है कि तेल मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी आप आओगे फुल कर दो, यही है। फुल करवाने के लिए लोग आ रहे हैं। बस यही है। अधिकांश लोग फुल करा रहे हैं। 10%। एक आखिरी सवाल, आपके यहाँ भी पेट्रोल डीजल की कमी हुई थी? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लोड बढ़ा है लेकिन बस यही है, सेल बढ़ा है। हालांकि इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन
कुछ दिनों में लोग ज़्यादा आए, 10% कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल की बिक्री में। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अफवाहें फैली और लोगों को ऐसा लगा कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो पेट्रोल की टंकियों पर टंकी फुल कराने के लिए पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट्रोल डीजल डलाने के लिए पहुंचे। आप देखिए, आप भी पेट्रोल डलाने आए हैं? हाँ सर। क्या लगा, आप पेट्रोल डीजल मिल रहा है? मिल रहा है सर। ये अचानक से इतनी भीड़ क्यों? आप लोग सब, हर कोई देख रहा हूँ मैं, टंकी फुल कराने पहुंच रहा है, क्या चक्कर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पेट्रोल डीजल सब जगह मिल रहा है अभी। अब दरअसल मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आशंका के बीच लोग पैनिक में ज्यादा तेल खरीद रहे हैं और अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा के रख रहे हैं। इस वजह से पेट्रोल पंप पर तेल का स्टॉक जल्द खत्म हो रहा है। पंजाब में पिछले कई दिनों से तेल के संकट के चलते खबरें आ रही थीं और इसके बाद राज्य के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सीएम को खत लिखकर कहा था कि राज्य के अंदरूनी इलाकों में पेट्रोल पंप ड्राई पड़ गए हैं। हालात का जायजा लेने हमारे संवाददाता मोहाली के अंदरूनी इलाकों में एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहां कोई संकट नजर नहीं आया। पंजाब पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि जो रिमोट एरिया हैं वहां पर जो पेट्रोल पंप हैं वो लगातार सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं और हम ऐसे ही एक जांच के लिए रिमोट एरिया में पहुंचे हैं जो कि चंडीगढ़ से काफी दूर है और जो पंजाब का आखिरी बॉर्डर है ये हरियाणा के साथ लगता हुआ उसके बेहद करीब है। और यहाँ की मैं पेट्रोल की आपको स्थिति दिखाता हूँ तो पेट्रोल जो है वो अभी ओपनिंग स्टॉक है 6,822 का और डीजल का जो है वो 10,515 का स्टॉक जो है वो अभी यहाँ पर दिखा रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है और जो लेटर था उसमें भी यही कहा गया था कि जो खासकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जो दूसरा भारत पेट्रोलियम है उसमें दिक्कत आ रही है। हमारे साथ मैनेजर हैं पेट्रोल पंप के, जितेंद्र शर्मा नाम है इनका। क्या अभी कोई दिक्कत आ रही है ऐसी, क्या अभी चल रहा है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ऐसी सर। तो क्या अभी स्थिति क्या है आपके पेट्रोल पंप की? अभी तो ठीक है जी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ जी। कोई दिक्कत पहले आई हो? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। पेट्रोल पंप मैनेजर हैं जितेंद्र शर्मा हैं और ये आपको मैं तस्वीर सामने दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है वो डलवाया जा रहा है क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और ये भले ही डिस्ट्रिक्ट मोहाली में पड़ता है लेकिन ये हरियाणा के साथ सटा हुआ ये एरिया है पूरा। और ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगातार पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो की जा रही है यहाँ पे। और ये हालात जो हैं ये रिमोट एरियाज के हैं। हालांकि अब जो डीलर एसोसिएशन की तरफ से जो लेटर लिखा गया है उसमें जो तथ्य रखेंगे उसमें कितनी सच्चाई है वो तो खैर अब चीफ सेक्रेटरी जो है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो है इस वक्त जो बता रही है वो जनता के सामने है। अब आखिरकार सच्चाई क्या है, पैनिक क्यों फैला है, इसे जानने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष भट्टाचार्य जयपुर से और पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लगातार राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं ये किस वजह से सामने आ रही हैं? क्या वाकई में किल्लत है या सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, पहले तो पैनिक क्रिएट किया गया। जो मेरी बातचीत हुई पेट्रोल एसोसिएशन के लोगों से और कुछ अन्य लोगों से, तो पहले तो कुछ पेट्रोल पंप्स ड्राई थे। उनका यह कहना है कि उनको डिपो से नहीं मिल रहा था, लेकिन उसकी जब तय तक की हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये क्रेडिट का सारा खेल दिख रहा था कि भाई जिनको क्रेडिट पे पेट्रोल दिया जा रहा था उनको क्रेडिट पे नहीं बल्कि ऑन स्पॉट पैसा दीजिए, जो डिपो में जो पेट्रोल आपको लेके जाना है वो पेट्रोल लेके जाइए। पहली बात, जिनको ये पेट्रोल नहीं मिल रहा था वो अपने पेट्रोल पंप को ड्राई घोषित कर दे रहे थे, वहां पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। इसी वजह से लोगों की भीड़ उन पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगी जो शहर के इलाकों में ज्यादा चलती। जैसे मैं इस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ टोंक के रोड पर, आप देखिए अमूमन यहाँ पर फ्लो बहुत रहता है क्योंकि ये टोंक रोड पर बना है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं दिखाई दी। पेट्रोल पंप के जो सुपरवाइजर है उनसे हम बात करते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल की कमी रही? किल्लत रही है सर, बहुत ज़्यादा। मतलब हाफ टाइम तो ड्राई रहता था पंप पे, मतलब वहाँ से डीजल मिलता नहीं था, पेट्रोल टैंक देते नहीं थे, जो देते थे वो रुक जाता था, तो कमी रही है। अब क्या है? अभी भी कमी है सर। हाँ, शहर के इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ भी आसपास काफ़ी हम ड्राई रहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है पेट्रोल डीजल। और भी जो तुम लोग, आप लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आए, क्या सर बढ़िया स्थिति है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पेट्रोल की कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन ये जो पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ लग रही है, लंबी लंबी लोग आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? क्या अफवाह है या कोई गलत मैसेज है या पेट्रोल डीजल वाकई में नहीं मिल रहा है? सर ये अफवाह है, यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छी तरह से पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे हमको कोई परेशानी नहीं हो रही यहाँ पे बिल्कुल भी। आप लोग भी भरवाने आए?
हाँ सर। क्या पेट्रोल डीजल मिल रहा है आसानी से? हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। गांव के इलाकों में उसमें भी सही है। मिल रहा है। आप भी पेट्रोल पेट्रोल भरवाने आए हैं, तो क्या पेट्रोल ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा आसानी से? नहीं मिल रहा है, एक्चुअली पूरा पेट्रोल मिल रहा है। तो ये तमाम लोग हैं जो पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि रिमोट इलाकों में थोड़ी बहुत स्थिति कल तक जरूर थी। कल कई पेट्रोल पंप थे जो बंद हो गए थे, जिसको हमने दिखाया जयपुर के मानसरोवर इलाके के मुहाना में, सांगानेर इलाके में। उसके बाद देर रात तक के यहाँ मीटिंग हुई राज्य सरकार की तरफ से। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप के लोगों को कहीं ना कहीं आदेश दिया है कि पेट्रोल डीजल पूरी तरीके से है, लिहाजा पेट्रोल पंप बंद नहीं होने चाहिए। उसके बाद मीटिंग के बाद आज सुबह से स्थिति बदली दिखाई दे रही है और तस्वीर आपके सामने है कि जिन पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी रहती थी वहां ना के बराबर भीड़ है और पेट्रोल और डीजल आसानी से मिल रहा है। ठीक है, पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, आपके पीछे अगर पेट्रोल पंप है तो जरा तस्वीर दिखाएगा कि वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात है, क्या वहां पर आपको भीड़ नजर आ रही है, और अब तक आपने जितने भी सफर करते हुए पेट्रोल पंप देखे वहां आपको क्या तस्वीर मिली है, तो हकीकत क्या है और अफवाह के बीच क्या आपको देखने को मिला? यहां पर फिलहाल क्योंकि जो लेटर लिखी गई थी पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से, उसमें यह जिक्र किया गया था कि जो ड्राई पेट्रोल पंप हो रहे हैं वो दरअसल जो रिमोट एरिया में पेट्रोल पंप है वहां पर ड्राई जो है ज्यादा हो रही है। फिलहाल यहां पर जो है इस वक्त की स्थिति जो ये है कि वाहन यहां पर जरूर आ रहे हैं क्योंकि रिमोट एरिया है, लेकिन वाहनों की संख्या जो है वो ना के बराबर है, यूं कहें, क्योंकि रिमोट एरिया है, काफी कम यहां पर संख्या है। और ये लगातार जिस तरह से पेट्रोल पंप पे यहां पर लोग आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भोला कुमार नाम है। भोला जी, क्या पेट्रोल के में वृद्धि हुई है अभी? जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं तो लोग ज्यादा डलवाने के लिए आ रहे हैं? उतना तो मतलब कटी है यहाँ पे, सेल उतना है नहीं। अच्छा, पेट्रोल पूरा मिल रहा है, तेल मिल रहा है पूरा यहाँ पे? पूरा मिल तो रहा है, पीछे से नहीं मिलता है। पीछे से नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कह रहे हैं कंपनी? कंपनी स्टॉक देख कर भेज रहे बस। अच्छा, इतना कम आ रहा है मतलब पीछे से? हाँ, कम आ रहा है जी। तो कब से आ रही है दिक्कत? उतना तो मैं तो नया हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जब से आप आए तो दिक्कत आ रही है? हाँ। जी, तो ये यहाँ पे पेट्रोल पंप ठीक है पुनीत, कुछ दिक्कतें हैं तो कुछ अफवाहें हैं जिसकी वजह से लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच राजस्थान से पेट्रोल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर तेल चोरी का भी खुलासा हुआ है। 20 जिलों में पकड़ी गई तेल की चोरी। राजस्थान में 100 से ज्यादा नोजल सीज किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। राजस्थान में 103 नोजल सीज भी कर दिए गए हैं। राजस्थान में पेट्रोल पंप पर तेल चोरी का खुलासा हुआ है और 20 जिलों में ये तेल की चोरी पकड़ी गई है। और हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, इस बारे में और क्या जानकारी है आपको कि अब चोरियां भी होने लगी हैं, तो प्रशासन कहां है? हाँ देखिए, ये एक ड्राइव चलाया गया है जिसकी शिकायत मिल रही थी कि वैश्विक संकट हुआ है। उसके बाद पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनकी मनमानी चल रही है। इसी को लेकर 20 जिलों में ये छानबीन की गई है, जांच की गई है। 20 जिलों में जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 226 पेट्रोल पंपों की जांच हुई है और 60 पेट्रोल पंपों पर शॉर्ट डिलीवरी के मामले हैं और 103 नोजल सीज किए गए हैं, जिसमें पेट्रोल पंप की पर जो पेट्रोल की चोरी थी वो की जा रही थी। नोजल के अलावा तमाम ऐसे संचालक थे जो जबरन जो है कम पेट्रोल दे रहे थे। कई जगह मिलावटी पेट्रोल किया जा रहा था। कुल मिलाकर ये शिकायतें आ रही थी कि खासतौर पर रिमोट इलाके में, गांव के जो इलाके हैं वहां पर पेट्रोल पंप जो है वो अपने संचालक को अपनी मनमानी तरीके से पैसे भी वसूल रहे हैं। कई जगह ड्राइव। अच्छा मनीष, एक छोटी सी चीज बता दीजिए, नोजल क्या है? नोजल सीज क्यों किया गया है? देखिए, नोजल मैं आपको दिखाता हूं। ये पेट्रोल पंप है, ये नोजल्स होते हैं, इसको नोजल कहा जाता है। आमूमन जब पेट्रोल भराया जाता है तब यहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जाती है जितने का भी पेट्रोल चाहिए और उसके बाद उसको यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी को 1000 या 2000 का पेट्रोल डलाना है, उसका मीटर चलता है। बट इस नोजल पे जो कटआउट्स लगते हैं इससे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, जिससे पेट्रोल जो है वो चोरी की आशंका ज्यादा बनती है। कि मान लीजिए किसी को अगर 1000 का पेट्रोल डलाना है, उसने 900 रुपए के बाद 100 रुपए के पेट्रोल में नोजल से छेड़छाड़ करी, तो वो जो पेट्रोल है, सरप्लस जो पेट्रोल होता है, वो पाइप के अंदर बच जाता है और उसको कहीं ना कहीं स्टॉक करके अलग बेचा जाता है। तो इस तरीके की चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। खासतौर पे माहौल भी ऐसा है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल्कुल, ये अच्छा आपने बताया कि जब भी आप अब जाएं पेट्रोल भरवाने के लिए तो ध्यान रखिएगा, जैसा मनीष बता रहे थे कि नोजल से किस तरह से छेड़छाड़ करके आपके 1000 रुपए के पेट्रोल में से 900 का दे देंगे और 100 रुपए का जो पेट्रोल होगा अपनी जेब में रख लेंगे। धन्यवाद मनीष, आप
कि इस खबर के लिए। और अब बात नीट री एग्जाम की। नीट री एग्जाम के ठीक एक महीने बाद होना है। 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम होने वाला है, लेकिन पेपर लीक में सीबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बच्चे को डॉक्टर बनाने की रेस में आ चुके पेरेंट्स ब्लैंक चेक देते थे, रकम जो चाहे भर लो लेकिन बेटे के लिए डॉक्टर बनाने वाला पेपर मिल जाए। शिवराज मोटेगांवकर एंड कंपनी पेपर लीक के लिए ब्लैंक चेक लेती थी। कईयों से डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए गए गारंटी के तौर पर कि पेपर मैच करने के बाद फुल पेमेंट वसूली जा सके। कोचिंग सेंटर की आड़ में फुल वसूली का गेम चल रहा था। 5 से 50 लाख तक की डील की गई। पहले सिर्फ टोकन मनी ली जाती थी और फिर एग्जाम में आए पेपर को मैच कराने के बाद पूरी रकम कलेक्ट की जाती थी। अब कई डॉक्टर्स ने अपने बच्चों को सेट करने के लिए पैसे दिए और पिछले 5 से 6 साल के अंदर लातूर देश में नीट कोचिंग का हब भी बन गया। शिवराज मोटेगांवकर 8 एकड़ की जमीन पर अब एक स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वहीं सीबीआई की तफ्तीश से पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट डरे हुए हैं। अब तक करीबन 15 से ज्यादा एक्सपर्ट्स से पूछताछ की खबर है, तो जिसको लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नाराज हैं और घबराकर एनटीए के साथ काम नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं। लातूर में सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के मालिक शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे की मैराथन पूछताछ की है। सवाल जवाब के दायरे में कई संदिग्ध छात्र और पेरेंट्स भी आए हैं। इस पूरे चेन में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 जून को नीट पेपर के लिए कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार बैठक कर रहे हैं। और साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, कैसे चंद पैसों के लालच में बाकी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, एक एक करके कड़ी दर कड़ी इसका खुलासा हो रहा है। क्या जानकारी अब तक जुटा पाई है सीबीआई? देखिए प्राची, अब तक सीबीआई सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये पेरेंट्स को टारगेट करते थे उनकी आर्थिक आय के अनुसार। अगर कोई बच्चा कम पैसे वाला है, कोई परिवार कम पैसे वाला है, फिर भी अगर वो चाहता है कि वो इस पूरे प्रकरण में नीट क्रॉस कर ले, नीट एग्जामिनेशन पास कर ले, तो उसके लिए उनके पास एक अलग तरीका होता था। इसमें पीवी कुलकर्णी या फिर मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, ये सभी नेक्सस के तरीके से उन बच्चों को अपने गिरोह में शामिल करते थे और उनसे अपना काम करवाते थे। तो ये नेक्सस का एक पार्ट हो गया। दूसरा हिस्सा होता था वो रईस बच्चे जिन्हें टारगेट किया जाता था 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, यहाँ तक कि ये रकम 25 से 50 लाख तक रुपए की है, जिसमें पेरेंट्स को एक साथ कोई अमाउंट नहीं देना होता था। और ये उस बैकग्राउंड के पेरेंट्स थे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर बड़े पदों पर शामिल हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टरेट क्लियर करे, लेकिन उसकी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एग्जाम पास कर पाए। तो ऐसे में वो पहले ही इस पेपर को सेट कर लेते थे। उन्हें इस बात की जानकारी होती थी कि जो मुख्य आरोपी है शिवराज मोटेगांवकर और पीवी कुलकर्णी, उनका एक मैसेज चलता है। 2024 में भी उन्होंने पेपर जो है वो लीक किए थे, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ऐसे में ये जो डॉक्टर्स जिन्हें इस बारे में पहले से जानकारी थी वो भी एक तरीके से आरोपी ही मानकर चलिए। आगे चलकर हो सकता है कि सीबीआई उन्हें भी इस मामले में को अक्यूज्ड बना ले। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये जो डॉक्टर्स का पूरा नेक्सस है वो अपने तरीके से लातूर में काम करता था। इसमें जो जानकारी निकलकर मुख्य रूप से सामने आ रही है, डॉक्टर्स की एक पूरी टीम लातूर में जिस तरीके से काम करती थी, वो चाहती थी कि उनके बच्चे अलग लेवल पर पढ़ाई करें। इसीलिए शिवराज मोटेगांवकर ये मेक श्योर करता था कि उन बच्चों को अलग फैसिलिटीज दी जाए, अलग तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए और उसी आधार पर शिवराज मोटेगांवकर के स्पेशल लेक्चर्स होते थे। इन लेक्चर्स को एग्जाम्स के लगभग 24 घंटे 48 घंटे पहले लिया जाता था और उस दरमियान बच्चों के फोन सीज कर लिए जाते थे। उनकी जो संख्या थी वो भी लिमिटेड रहती थी और उन्हें क्वेश्चन पेपर्स और जितने भी आंसर्स हैं बाकायदा बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से पेपर लीक कराने की पूरी प्रक्रिया होती थी। पेरेंट्स से पैसे वसूले जाते थे और उन्हें भरोसे में लिया जाता था कि जो पेपर उनको दिया जाएगा उससे उनके बच्चे की मेडिकल सीट पक्की है। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। अब नीट पेपर लीक केस में घिरी एनटीए को लेकर संसदीय समिति एक्शन में है। एनटीए चीफ को आज तलब किया गया है। पेपर लीक के मामले में एनटीए में सुधार को लेकर गठित रामाकृष्ण समिति के सुझाव के अमल को जांचेगी और साथ ही इससे जुड़े सवाल जवाब भी करेगी। तो यूजीसी को लेकर जो एक्सपर्ट्स की कमेटी तैयार हुई थी, इसके जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, अब एनटीए के जो अध्यक्ष है उनको तलब किया गया। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने आज तलब किया, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि जब पिछली बार भी इस तरह से पेपर लीक हुए थे तब आपने कहा था कि इस तरह की कोई खामी नहीं आएगी, तो ऐसे में फिर आपने एनटीए ने क्या किया कि इस साल आके 2026 में एक बार फिर से यहां पर पेपर लीक की ये घटना सामने आ गई।
और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनी अवैध मज़ारों को लेकर प्रशासन अब फाइनल एक्शन की तैयारी में आ गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी अंतिम नोटिस की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब तक 3 नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है। अब अवैध घोषित किए जा चुके सभी 6 मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। परिसर में मौजूद सभी 6 अवैध मज़ारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है। मज़ारों को लेकर 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत ना किया गया और ना ही किसी की तरफ से कोई जवाब आया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को लेटर भेजा गया है।